दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम जिस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा करने जा रहे हैं, उसके पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो कहानी आप सुन लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी। तो पहले हम आपको बता दें कि बिंदुसार राजा थे जो अशोक सम्राट के पिता थे। उन्होंने सीरिया के राजा से कहा कि आप हमें 3 चीज दे दीजिए। पहली चीज तो उन्होंने मांगा शराब, दूसरी चीज सूखा अंजीर और तीसरी एक दार्शनिक। तो अब ये बात भी सुन लीजिए कि सीरिया के राजा ने क्या कहा। सीरिया के राजा ने सूखी अंजीर पहुंचा दी, शराब पहुंचा दी, पर दार्शनिक देने से मना कर दिया। हालांकि एक बात समझ लीजिए, उस समय राजा बिंदुसार इतने ताकतवर थे कि सीरिया से जबरदस्ती दार्शनिक ले सकते थे, पर सीरिया ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं अपनी जान और राज्य दांव पर लगा दूंगा, पर दार्शनिक नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है, दार्शनिक का मतलब होता है अपना बुद्धिमान व्यक्ति, जो तर्कों के द्वारा हर चीज को कसौटी पर खरा उतार कर राजा की मदद करता है। पर हमारे भारत में कुछ जातीय समीकरण के लोग और ऐसे लोग जो देश को खत्म करना चाहते हैं, भले ही वो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर क्यों ना बैठे हो, वो अपने आप को बहुसंख्यक बताकर योग्यता के ऊपर बहुसंख्यक का लेवल लगाकर स्वयं को ताकतवर समझना चाहते हैं। पर उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि ताकतवर योग्य व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, दार्शनिक व्यक्ति होता है, बहुसंख्यक नहीं। क्योंकि बम बुद्धिमान लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी बौद्धिक ताकत से ही परमाणु बम बनाया, बहुत सारे भीड़ जोड़कर नहीं बनाया। पर उन चिलगोजों को क्या कहें जो जातीय समीकरण को 90-95% बनाकर अपनी ताकत और अपनी बौद्धिक स्तर का दावा करते हैं। उन्हें यह भी समझ में नहीं है कि बुद्धि संख्या बल से नहीं मिलती है। पर एक बात और है, हमारे देश के चिलगोजी नेता भले ही ना जानते हों कि जनता को मूर्ख समझते हों, पर एक बात समझ लीजिए, हमारे देश की जनता जानती है कि हमें कैसे नेतृत्व की जरूरत है और कौन हमें सुरक्षित रख सकता है। जहां लोग पढ़े लिखे और योग्य व्यक्तियों की बात करूं तो अब आपको बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां में वर्तमान में चुनाव हुए हैं। तमिलनाडु में हमारे देश की दो जो सबसे बड़ी पार्टियां थी, जातीय समीकरण का चुनाव किया और उन्होंने अपना जाति गेम खेला। हालांकि पूरे भारत में वर्तमान में सत्ता में बैठी सरकार को केवल कुछ विशेष जातियों को ही दिखाई देता है। उसे लगता है इन जातियों के आधार पर ही भारतवर्ष को चलाया गया है और आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है जातियों के आधार पर क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो दार्शनिक और अयोग्य व्यक्ति की कीमत क्या समझे, पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जानता है कि योग्यता की क्या कीमत है। भीड़ बहुसंख्यक के दम पर किसी भी युद्ध को आज तक नहीं जीता गया। युद्ध की नीति अब आपको इसके बारे में भी बता दें। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा तो बाहुबल से नहीं बुद्धिबल से चक्रव्यूह को तोड़ा गया। पर इनको कौन समझाए कि संख्या बल से ज्यादा बुद्धि बल ज्यादा ताकतवर होता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के चुनाव की। तमिलनाडु के चुनाव में हमारे भारत की दो बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्होंने ब्राह्मण समुदाय को नकार दिया, क्योंकि तमिलनाडु में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, ये भारतीय जनता पार्टी एक भी व्यक्ति को ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने भी इसका अनुसरण करते हुए ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। और एक बात बताऊं, ये जो पुरानी तमिलनाडु की पार्टियां थी, जितनी भी थी, किसी ने ब्राह्मण समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। उसका रीजन था कि वहां छोटे समाज के लोग, SC ST OBC दलित समाज की जनसंख्या ज्यादा थी और इन पार्टियों ने
तमिलनाडु को ब्राह्मण मुक्त करने का प्रण किया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमिलनाडु से ब्राह्मण मुक्त करने का प्रण किया। हालांकि पूरे देश में एक अभियान ऐसा चल रहा है, पर अब जो अगली कहानी हम आपको बता रहे हैं ये देखने वाली बात है। वहीं नई पार्टी विजय थालापति की पार्टी TVK ने इनके सबको नकार दिया, क्योंकि उसमें जो लोग थे जिसने पार्टी बनाया निश्चित तौर पर वो पढ़े लिखे लोग थे। वो जानते थे कि योग्य और पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति ही राज्य की सत्ता को सुचारू रूप से समाज को न्यायिक समीकरण के आधार पर दे सकता है। और उस पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट भरपूर दिया और उसका जो परिणाम आया, ये सारी पार्टियां पट हो गईं और नई पार्टी जो पहली बार चुनाव में आई विजय का झंडा लहरा दिया और आज की तारीख में मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये बात महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है कि अन्य पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से संख्या बल की दुहाई देकर वर्तमान सरकार बैठी है और ब्राह्मण समाज को टारगेट करके और सावर्ण समाज को टारगेट करके राजनीतिक माहौल बनाना चाहती है। यहाँ तक कि देश के मुखिया भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मैं शक्ति देता हूँ, बल देता हूँ, इनको देश बदलने की हिम्मत रखते हैं। अरे नेताजी, एक बात समझ लीजिए, आप तो खुद को नहीं बदल पाए, आंखें लाल करने का गौरव भूल गए और आप देश बदल के ब्राह्मणों को खत्म करने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। यह बात इस जीत ने साबित कर दिया है। विजय थालापति की पार्टी अब आपको बता दें, पर इन जातिवादी नेताओं को तमिलनाडु की जनता ने नकार दिया। उसने कहा कि मुझे योग्य और अपने प्रदेश को चलाने वाले योग्य नेताओं की जरूरत है और उसने जाति समीकरण को खत्म करके देश के लिए एक संदेश भी दिया। और ऐसे नेताओं के ऊपर एक जोरदार झन्नाटेदार तमाचा भी है जो केवल जाति समीकरण की राजनीति को खोल रहे हैं। अब हम एक बात और बताना चाहते हैं। जिन जिन राज्यों में जाति समीकरण के आधार पर राजनीतिकीकरण हुआ और जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने, उन राज्यों की हालत आज भी पिछड़ा में नंबर 1 पर आती है। हम कुछ राज्यों का नाम भी गिना सकते हैं। पहले नंबर पे बिहार आता है, जहां विगत कई वर्षों से जाति समीकरण कर ही राजनीति चलती आई और विशेष जात के लोग ही सत्ता पे काबिज रहे। तो हालात विकास की देख लीजिए। दूसरे नंबर पर आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जहां जाति समीकरण के आधार पर ही राजनीति चलती रही और जाति समीकरण के आधार पर ही मुखिया बनते रहे। तो हालात देख लीजिए। आप झारखंड की हालत देख लीजिए, जहां पर वहां भी जाति समीकरण के आधार पर ही राजनीति होती रही और जाति समीकरण के आधार पर ही मुख्यमंत्री बनते रहे। तो एक बात समझ लीजिए, पूरे देश के लिए ये भारत एक सूत्र में सभी धर्म और सभी समाज के लोग एक सूत्र में बंध के रहते हैं, तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। इस बात का तमिलनाडु की जनता ने आगाह शुरू कर दिया।